हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति पाल, फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एम्स नागपुर। मेरी नीट में रैंक 4067 थी और मैं गया बिहार से बिलोंग करती हूँ। आज हम ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस का अपना आखिरी सेशन करने वाले हैं। तो हमने पिछले बार के सेशन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस का हमें देख सकते हैं हम कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। पहला है स्पीशीज ए को फायदा हो रहा है, सो पॉजिटिव। स्पीशीज बी को नुकसान हो रहा है, तो दैट इज नेगेटिव। तो ये कौन सा टाइप ऑफ इंटरैक्शन है? सो द टाइप ऑफ इंटरैक्शन इन विच वन स्पीशीज को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है, यानी एक का बेनिफिट और दूसरे का लॉस होता है। दैट इज वन इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज हार्म्ड। इस तरह के इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन को हम पैरासिटिज्म बोलते हैं। तो टाइप ऑफ इंटरैक्शन विल बी पैरासिटिज्म। देन इसके बाद व्हाट विल बी द एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म? So Cuscuta are parasitic plants that wind up around the host plant in order to derive water and nutrients from the latter. So Cuscuta और host plant के बीच का जो relationship हो जाएगा वो parasitism हो जाएगा, क्योंकि Cuscuta को फायदा हो रहा है and host plant को harm हो रहा है by Cuscuta. So the first one is parasitism. An example is Cuscuta and its host plant. देन हम सेकंड पे आते हैं, दोनों में पॉजिटिव है यानी दोनों स्पीशीज को फायदा हो रहा है। सो दैट इज म्यूचुअलिज्म। सो म्यूचुअलिज्म इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीशीज इन विच बोथ द स्पीशीज आर बेनिफिटेड। दे यूजुअली कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। नाउ ये तो हो गया हमारे पास म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल क्या होता है? तो हमें पता है कि लाइकेंस जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। इसमें एल्गी और फंगाई दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है। सो दे आर इट इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म। देन हमारे पास तीसरा है एक हमारा टाइप ऑफ इंटरैक्शन इस केस में दिया हुआ है। सो सेकंड वाले का आंसर हो जाता है हमारे पास म्यूचुअलिज्म। देन थर्ड हमारे पास इंटरैक्शन का नाम दिया हुआ है कॉमेंसैलिज्म। तो हमें पता है कि कॉमेंसैलिज्म में एक को तो फायदा होता है और दूसरा जो है अनअफेक्टेड यानी न्यूट्रल रह जाता है। दैट इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। सो कॉमेंसैलिज्म इस टाइप का रिलेशनशिप है इन विच वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड, यानी न्यूट्रल हो जाएगा हमारे पास। सो एग्जाम्पल क्या है? sucker fish attaches itself to the under surface of the shark with the help of its sucker and feeds on the smaller pieces of food which fall off from the shark's prey. तो जो सक्कर फिश है अपने आप को शार्क के नीचे अटैच कर लेती है, यहाँ पे अटैच कर लेती है ताकि जो शार्क फूड पार्टिकल्स खा रहा है उसका जो बचा खुचा है वो इसको मिल जाए। तो शार्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट विल बी कॉमेंसैलिज्म और इसका हमारे हो जाएगा पॉजिटिव एंड जीरो। एंड ऑल्सो एग्जाम्पल हमने देखा सक्कर फिश एंड शार्क। सो दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 18। नाउ हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। Observe the four set of figures A, B, C and D. Answer the following questions. तो इसमें से कौन सा जो है, हमें चार फिगर्स दे रखे हैं। अब फिगर्स को देख लीजिए। देन आपको बताना है कि पहला क्वेश्चन है इसमें से कौन सा म्यूचुअलिज्म को शो कर रहा है। जो फिगर ए है दैट इज डिपिक्टिंग म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म हमें पता है कि दो स्पीसीज के बीच की रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ही स्पीशीज एक दूसरे से बेनिफिट हो रहे हैं। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। सो बटरफ्लाइज आर फाइटोफेगस एंड फीड ऑन द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स which get pollinated by them. Both the flowers and butterflies are benefited from each other. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक बटरफ्लाई आके एक प्लांट का नेक्टर चूस रहा है। जो बटरफ्लाई है उसको भी फायदा हो रहा है एंड द प्लांट जो है उसको भी फायदा हो रहा है, क्योंकि ये बटरफ्लाई इस प्लांट के पॉलिनेशन में हेल्प कर देगा। बोथ द प्लांट एंड द बटरफ्लाई आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को हम बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। ये ए में दिखाया गया है।
then what kind of association is shown in D? तो D में हमें कौन सा एसोसिएशन दिख रहा है? तो हमें D का पिक्चर अगर हम देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है? सो फिगर D जो है वहां उसमें हमें दिख रहा है कि एक लायन जो है एक डियर दूसरे एनिमल को खा रहा है. सो हमें क्या दिख रहा है? प्रिडेशन. So predation is a relationship in which a member of one species kills and eats the member of another species. The member which kills is called predator and the one which gets killed is called prey. तो हमें prey predator relationship दिख रहा है. So चीता यहाँ पे predator है and it is killing other animal for its food. So जो figure D है उसमें हमें कौन सा relationship association दिखता है? सो प्रेडेटर एंड प्रे यानी प्रेडेशन का एसोसिएशन हमें दिख रहा है फिगर डी के अंदर. सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया. नाउ नेम द ऑर्गेनिजम्स एंड द एसोसिएशन इन सी. सो ये सी है और हमें इसमें ऑर्गेनिज्म एंड एसोसिएशन यहाँ पे कैटल हमें दिख रहा है और उसके ऊपर एक बर्ड दिख रहा है. सो कैटल एग्रेट और कैटल के बीच का रिलेशनशिप हमें बताना है कि क्या होता है. ठीक है. सो कैटल एग्रेट और ग्रेजिंग कैटल के बीच कॉमेंसालिज्म का जो है वो रिलेशन होता है. सो कॉमेंसालिज्म में क्या होता है? हमने देखा था कि एक ऑर्गेनिज्म तो बेनिफिट होता है एंड दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा न्यूट्रल रहता है. सो जो एग्रेट्स है वो दे फीड ऑन द टिक्स ऑफ द कैटल. इससे एग्रेट्स को बेनिफिट होता है पर कैटल को कोई फायदा नहीं होता. सो कैटल अनअफेक्टेड रह जाता है. तो इस रिलेशनशिप को हम प्रोटो कोऑपरेशन और कॉमेंसालिज्म बोलते हैं. देन ये था क्वेश्चन नंबर 3. नाउ वी कम टू 4. व्हाट रोल इज द इंसेक्ट परफॉर्मिंग इन बी? सो बी जो है इंसेक्ट, उसमें इंसेक्ट जो बी में है वो क्या रोल परफॉर्म कर रहा है? सो जो इंसेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांट मैटर पे फीड कर रहा है. सो ये फाइटोफेगस इंसेक्ट्स फीड ऑन द प्लांट एंड प्लांट सैप. सो कौन सा रोल दिखाया गया है इन बी में? सो फाइटोफेगी दिखाया गया है इन बी. सो व्हाट रोल इज द इंसेक्ट परफॉर्मिंग इन बी विल बी फाइटोफेगी. ठीक है. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19. Now next we come to long answer type question. So long answer type questions में हमारे पास पहला क्वेश्चन है comment on the following 1, 2 and 3. So हमें ये 3 डायग्राम्स जैसे दिख रहे हैं जहाँ पे A B C D G P Q R S जो हैं स्पीशीज हैं. तो यहाँ पे 1 में हमें दिख रहा है कि A है, सिर्फ A का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो रहा है. So figure 1 is a single population and all individuals are of the same species. तो सारे individuals same species के हैं और एक दूसरे से interact कर रहे हैं. So among themselves and their environment. तो ये एक दूसरे से interact कर रहे हैं और अपने environment में रह रहे हैं. So this is intraspecific interaction. यानी एक species में अंदर ही अंदर जो interaction होता है उसे हम क्या कहते हैं? Intraspecific interaction. तो फिगर 1 जो है वो इंट्रास्पेसिफिक इंटरैक्शन को डिनोट कर रहा है. देन अब अगर हम फिगर नंबर 2 पे आए. सो फिगर नंबर 2 हमें एक कम्युनिटी जैसा दिख रहा है जिसमें 3 स्पीशीज हैं, ए बी एंड सी की पॉपुलेशंस अलग अलग और ये सारे आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं और अपने एनवायरनमेंट के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो दिस इज इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन. ठीक है. तो पहला था हमारे पास इंट्रास्पेसिफिक, दूसरा इंटरस्पेसिफिक और तीसरा अगर हम देखें तो ऐसे तीन डिफरेंट कम्युनिटीज हैं. सो इट इज अ बायोम. इट कंटेन्स 3 कम्युनिटीज जिसमें भी इन विच वन इज क्लाइमैक्स एंड द अदर 2 आर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. तो एक तो हमारा क्लाइमैक्स में आ चुका है लेकिन जो 2 हैं वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है और all the 3 communities are in the same environment and they are interacting with each other and their environment. तो हम देख सकते हैं कि एक तो ये एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, साथ ही अपने एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरैक्ट कर रहे हैं. तो इतने सारे कम्युनिटीज का अगर मिक्सचर है तो उसे हम बायोम कहेंगे. सो ये हो जाएगा हमारा बायोम की डेफिनेशन.
सो ये हमारा इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन, दिस इज इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन, एंड सबको मिला दिया तो इट बिकम्स अ बायोम. सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास. An individual and a population has certain characteristics. Name these attributes with definitions. ठीक है, तो एक इंडिविजुअल और एक पॉपुलेशन के सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो हमें पहले इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, देन हमें पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, और इन सारे एट्रीब्यूट्स के डेफिनेशन भी बताने हैं. तो सबसे पहले इंडिविजुअल की क्या डेफिनेशन होती है. So individual is a term used to refer to a single organism of a particular species, in this case human being, which has a distinct identity from its group. तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म पूरे स्पीशीज को आप इंडिविजुअल बोलेंगे. इस केस में ह्यूमन बींग्स के स्पीशीज में से एक 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 एंटिटी को अगर आप निकालेंगे तो आप उसको इंडिविजुअल बोलेंगे. सो व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंडिविजुअल. तो क्या होता है, बर्थ एंड डेथ होता है, सेक्स होता है, लाइफ स्पैन, एज. सो सबसे पहले बर्थ एंड डेथ. सो बर्थ रेफर्स टू द इमर्जेंस ऑफ एन इन्फेंट फ्रॉम द मदर्स बॉडी, which depicts the beginning of life as a physically separate entity, and end of the life process of a person is termed as death. So जब हमारा जो इंडिविजुअल का या फिर ह्यूमन बीइंग का बर्थ हुआ फ्रॉम द मदर्स बॉडी, तो उसको हम और वो एक फिजिकली सेपरेट एंटाइटी की तरह जीने लगा, तो उसको हम बर्थ बोलेंगे, और सारे लाइफ प्रोसेसेस के एंड को हम डेथ बोलेंगे. Then sex refers to the categories into which an individual can be categorized based on the reproductive structures and function. So सेक्स जो है वो कैटेगरीज होता है कि आप एक इंडिविजुअल को किस कैटेगरी में रख सकते हैं बेस्ड ऑन हिज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन, तो वो हो जाता है सेक्स. देन लाइफ स्पैन. तो लाइफ स्पैन रेफर्स टू द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल. इट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इज एन इंडिविजुअल फीचर. तो लाइफ स्पैन कहाँ से कहाँ तक चलेगा, बर्थ टू डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, और पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, और ये एक इंडिविजुअल का फीचर होता है लाइफ स्पैन. देन एज. नाउ एज इन क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव रेफर्स टू द नंबर ऑफ इयर्स दैट अ पर्सन हैज सर्वाइव्ड. तो एज क्या होता है, कितने दिन से हम सर्वाइव कर रहे हैं. एंड ऑल्सो इट वैरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. ऑब्वियसली सबका बर्थ टाइम डिफरेंट होगा, तो सबकी एजेस भी डिफरेंट होंगी. So that these are the attributes of an individual. Now we come to population. So what is the definition of population? So population is a group of interbreeding organisms occupying the same geographical area and sharing the same resources and interacting with each other at a given time is called population. तो population क्या होता है कि इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक सेम जोग्राफिकल एरिया को ऑक्यूपाई किए हुए हैं, एंड ऑल्सो दे आर शेयरिंग द सेम रिसोर्सेज एंड दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर एट अ गिवन टाइम, और इसको हम क्या कह देते हैं, पॉपुलेशन. फॉर एग्जाम्पल, ऑल ह्यूमन बीइंग्स लिविंग इन अ रीजन कंस्टिट्यूट अ पॉपुलेशन. एक जोग्राफिकल एरिया में रहो, सेम रिसोर्सेज को शेयर करो एंड एक दूसरे से इंटरैक्ट करो, तो पॉपुलेशन कहेंगे हम उसको. Then what are the attributes of population? So mortality and natality, sex ratio, age distribution and population density. So mortality and natality क्या होता है? So mortality is the death rate which is expressed as the number of deaths in a given population over a particular time period, and natality or birth rate is expressed as the number of births with respect to the population over a particular time period. So number of deaths for mortality, number of births for natality. Then sex ratio is the ratio of number of males to the number of females. And then population density क्या होता है? So size of the population को हम denote करते हैं by the term population density. So ये क्या होता है? Number of organisms present per unit area at a given time. So number of individuals divided by space. So जो तो हमारे पास जो population at density at time t plus 1 होगा, that is population density at time t plus birth plus immigration minus death
plus immigration. So population density अगर at time t+1 हमें निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हम birth plus immigration को add करके death plus immigration को subtract कर दें. Then age distribution denotes the number of individuals in different age groups in a population at any given time. For convenience, age groups are taken into consideration. Age groups are normally categorized as pre-reproductive, reproductive and post-reproductive groups. तो पॉपुलेशन के लिए हम एज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि हम पूरे पॉपुलेशन को सर्टेन एज ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए पॉपुलेशन को स्टडी करना. सो दैट इज अबाउट एज डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास. नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. द फॉलोइंग डायग्राम्स आर द एज पिरामिड्स ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस. कमेंट ऑन द स्टेटस ऑफ दीज पॉपुलेशंस. तो ये सारे हमारे पास 3 तरह के एज पिरामिड्स दे रखे हैं, तो हमें बताना है स्टेटस ऑफ दीज पॉपुलेशंस. तो सबसे पहला है एज पिरामिड हमारे पास ट्रायंगुलर शेप्ड. द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अबंडेंस ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड द एज पिरामिड. तो जब हम ऐसा रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं जो हमें बताता है द अबंडेंस ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स इन अ पॉपुलेशन, तो उसको हम एज पिरामिड बोलते हैं. द बेस ऑफ पिरामिड रिप्रेजेंट्स द प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप, मिडिल रिप्रेजेंट्स द रिप्रोडक्टिव ग्रुप एंड द टॉप ऑफ द पिरामिड रिप्रेजेंट्स द पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप. तो ये होता है ट्रायंगुलर एज पिरामिड. व्हेन द नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर, the number of reproductive individuals are moderate and post reproductive individuals are less, the age pyramid is triangular. तो हमें पता चल रहा है कि ये कम है, ये ज्यादा है, ये उससे भी ज्यादा है. तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ग्रोइंग पॉपुलेशन को, क्योंकि जो प्री रिप्रोडक्टिव हैं वो तुरंत रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में चले जाएंगे एंड दे विल प्रोड्यूस मोर एंड मोर individuals. So the population is a growing population. ठीक है, तो पहला हो गया हमारे पास growing population. देन हम आते हैं नेक्स्ट बी के तरफ. तो बी में क्या है हमारे पास? तो ये हमें बेल शेप्ड दिख रहा है. सो when the number of reproductive individuals and the reproductive individuals are almost same and the post reproductive individuals are less, द एज पिरामिड इज बेल शेप्ड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स एंड जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स है वो कंपैरेटिवली लेस है. सो ये पॉपुलेशन, इस टाइप का पॉपुलेशन हो जाता है हमारे पास स्टेबल पॉपुलेशन की. ये पॉपुलेशन ना तो कम हो रहा है और ना ही ग्रोइंग पॉपुलेशन है. सो ये हमारे पास हो जाता है स्टेबल पॉपुलेशन. उसके बाद थर्ड में हम देखें तो थर्ड हमारा अर्न शेप दिख रहा है, यानी ये है हमारा शेप अर्न शेप. सो व्हेन द नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स एंड द पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर आल्सो साइजेबल, द एज पिरामिड इज अर्न शेप. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस देन द रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो है वो हमारे पास कॉम्पैरेटिवली ज्यादा है या साइजेबल है, यानी कुछ तो अच्छा साइज है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का. तो ये जो है हमें डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को सजेस्ट करता है कि पॉपुलेशन इधर डिक्लाइन हो रही है. सो दैट इज अर्न शेप्ड एज पिरामिड एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को वो सजेस्ट करता है. सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कमेंट ऑन द ग्रोथ कर्व गिवन बिलो. सो ये ग्रोथ कर्व दे रखा है हमको, उस पे कमेंट करना है. सो व्हाट इज दिस ग्रोथ कर्व? सो दिस इज अ लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, जो कि एक ग्राफ है दैट रिप्रेजेंट्स द वर्लहर्स्ट-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ. तो वर्लहर्स्ट-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ को ये लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जो है रिप्रेजेंट करता है and it is formed when population density is plotted against time t.
सो ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये टाइम टी है, इन दोनों के प्लॉट को हम वर्लहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व बोलते हैं। और ये जो कर्व है इट इज सिग्मॉइड शेप्ड और एस शेप्ड जो कि हमको दिख रहा है। एज द पॉपुलेशन हैज द फॉलोइंग ग्रोथ पैटर्न। सो पॉपुलेशन का फॉलोइंग ग्रोथ पैटर्न होता है, क्या क्या फेजेस होते हैं इसमें। पहले होता है हमारे पास लैग फेज विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कर्व। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द कर्व जो है वो लैग फेज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कौन सा टाइम है? सो दिस इज द टाइम व्हेन द पॉपुलेशन इज गेटिंग एडजस्टेड टू द एनवायरनमेंट। यानी जब हम इस फेज में हैं तो पॉपुलेशन अभी एनवायरनमेंट को एडजस्ट ही हो रही है। देन यहाँ पे एडजस्टमेंट खत्म हो गया। So the second part of the curves shows exponential increase in the population as the resources are available. So अब हमारे पास adjust हो गई है population, resources available हैं. So क्या होगा अब? Exponential increase in the population होगा and हमारा curve ऐसा जाएगा. Now positive acceleration phase. So limited growth in the population as the resources are available. And exponential growth phase, sudden and very rapid growth of population. And negative acceleration phase, decrease in the growth rate of the population due to competition and environmental resistance. तो हमारे पास ये तीन चीजें हो सकती हैं यहाँ पे लॉग फेज में। तो लॉग फेज में जनरली एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इन अबंडेंस। पर या तो ये तीन तरीके से हो सकता है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज हो सकता है, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज हो सकता है, एंड एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज हो सकता है। देन फाइनली पूरी ग्रोथ होने के बाद ड्यू टू एक्सॉर्शन ऑफ रिसोर्सेज, तो एज द पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीजेस, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे कॉम्पिटिशन अमंग स्पीशीज ऑल्सो इंक्रीजेस एंड रिसोर्सेज विल बिकम अ लिमिटिंग फैक्टर resulting in the slow down of growth and the population reaches the carrying capacity of the environment. तो यहाँ आके कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच जाता है कि अब इससे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो ही नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है और कंपटीशन भी चल रहा है इन बिटवीन द एग्जिस्टिंग स्पीशीज। तो हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाती है। सो व्हाट द इक्वेशन जो है दैट इज dn by dt is equal to rn k minus n by k, जहाँ पे n is population density at time t is time and r is intrinsic rate of natural increase and k जो है हमारा k क्या है? So k is carrying capacity, that is maximum possible number of organisms in an environment beyond which no further growth can take place. तो इस इक्वेशन में हमने सारी चीजों की मीनिंग देख ली कि हमारे पास n क्या है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी है, t इज टाइम, r इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड k इज कैरिंग कैपेसिटी, कि इसके बियॉन्ड तो और जो है पॉपुलेशन वो ग्रो नहीं कर सकती। इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन एनवायरनमेंट। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अ पॉपुलेशन ऑफ Paramecium caudatum was grown in a culture medium. After 5 days, the culture medium became overcrowded with paramecium and had depleted nutrients. What will happen to the population and what type of growth curve will the population attain? Draw the growth curve. तो सेम ही बात है हमारे पास जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि क्या होगा, आप ही सोचिए। सो पॉपुलेशन ऑफ पैरामीशियम सिग्मॉइड ग्रोथ पैटर्न शो करेगी विथ लैग, लॉग एंड स्टेशनरी फेज। पहले तो population will be in the lag phase of growth as the paramecium is acclimatizing itself to the resources, so the numbers won't increase rapidly. आप ही सोचिए अभी अभी paramecium ने एडजस्ट करना शुरू किया अपने एनवायरनमेंट को, तो उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं होगा, लैग फेज होगा, सो द नंबर्स वोंट इंक्रीज रैपिडली। देन आएगा हमारे पास लॉग फेज, क्योंकि जो पैरामीशियम है तब तक एक्लिमेटाइज कर जाएगा और फूड एंड स्पेस फॉर द पॉपुलेशन आर अबंडेंट, सो द पॉपुलेशन ऑफ पैरामीशियम रिप्रोड्यूसेस एक्सपोनेंशियली रिजल्टिंग इन अ लॉग फेज राइट आफ्टर द लैग फेज। तो लैग फेज के तुरंत बाद हमारा लॉग फेज आ जाएगा जहाँ पे द पॉपुलेशन ऑफ पैरामीशियम विल रिप्रोड्यूस एक्सपोनेंशियली। देन विल कम स्टेशनरी फेज। तो 5 दिन के बाद
the culture becomes crowded, representing the stationary phase. The nutrients get depleted, showing that the carrying capacity of the environment is reached. तो 5 दिन के बाद क्या हुआ, यहाँ पर डिप्लीटेड न्यूट्रिएंट्स देखने लगे. सो यहाँ इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये स्टेज है वहां पे पैरामीशियम स्टेशनरी फेज पे पहुंच चुका है. सो ये कौन सा ग्रोथ कर्व फॉलो करेगा, तो हमने जो देखा था सिग्मॉइड और एस शेप्ड ग्रोथ कर्व ही बनेगा इसका भी. सो लैग फेज फर्स्ट पार्ट ऑफ द कर्व होगा, जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन जो है वो एनवायरमेंट को एडजस्ट ही हो रही है. सो उतना ज्यादा हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ नहीं होगा. देन लॉग फेज में क्या होगा, सेकेंड पार्ट ऑफ द कर्व शोज एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एज द रिसोर्सेज आर अवेलेबल. एंड फाइनली स्टेशनरी फेज में क्या होगा, competition among species increases, resources become a limiting factor, resulting in a slowdown of growth, and the population reaches the carrying capacity of the environment. तो क्या क्या हुआ हमारे पास, लैग फेज में उतना ग्रोथ नहीं हुआ, लॉग फेज में बहुत ज्यादा ग्रोथ होनी शुरू हुई, एंड फाइनली जो हमारे पास स्टेशनरी फेज है वहां पे पूरी ग्रोथ रुक गई बिकॉज डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट स्टार्ट हो गया, जो कि हम तो डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से कैरिंग, इसका मतलब है कि कैरिंग कैपेसिटी रीच हो गई. इससे ज्यादा पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में नहीं हो सकती पैरामीशियम की. ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ पॉजिटिव इंटरैक्शंस बिटवीन स्पीशीज. तो हमें वेरियस टाइप्स ऑफ पॉजिटिव इंटरैक्शंस बिटवीन स्पीशीज को डिस्कस करना है. सो पॉजिटिव इंटरैक्शन का मतलब क्या है सबसे पहले. सो पॉजिटिव इंटरैक्शन इज अ टाइप ऑफ इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन in which either or both the species are benefited and none of them is affected is termed as positive interaction. तो पॉजिटिव इंटरैक्शन दो तरीके से हो सकता है, या तो दोनों को पॉजिटिव हो, या फिर एक को पॉजिटिव हो और एक को जीरो हो, या फिर एक को जीरो हो और दूसरे को पॉजिटिव हो. यही है पॉसिबिलिटीज कि इतने टाइप से इंटरैक्शन हो सकता है. सो पहला हमारा कहलाता है म्यूचुअलिज्म एंड बाकी दोनों कहलाते हैं कॉमेंसालिज्म. तो हम एक एक करके इन दोनों के बारे में देखेंगे कि क्या क्या है इनका. सो सबसे पहले म्यूचुअलिज्म. सो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, म्यूचुअलिज्म इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीशीज इन विच बोथ द स्पीशीज आर बेनिफिटेड. ठीक है, तो दोनों स्पीशीज का बेनिफिट होता है इन म्यूचुअलिज्म. दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर. सो जो लाइकेंस होते हैं, दे आर म्यूचुअल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया एंड फंगाई. The algae provides food to the fungi while the fungi provides shelter to the algae. So जो फंगाई है वो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड कर रही है, जबकि जो एल्गी है वो फंगाई को क्या प्रोवाइड कर रहा है, फूड प्रोवाइड कर रहा है. तो एक तरह से दोनों का ही फायदा हो रहा है. सो दिस इज म्यूचुअलिज्म. देन द नेक्स्ट इज कॉमेंसालिज्म. सो कॉमेंसालिज्म क्या है, it is an interspecific interaction where one member of the association is benefited while the other remains unaffected. तो एक को benefit होगा और दूसरा unaffected रहेगा. An orchid growing on the bark of a mango tree is an example of commensalism, where orchid is benefited as it gets physical support from the tree without harming or benefiting the tree. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्किड जो है bark of mango tree पे grow कर रहा है. So it is an example of commensalism, जहाँ पे ऑर्किड को बेनिफिट हो रहा है क्योंकि उसको फिजिकल सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम द ट्री, पर जो मैंगो ट्री है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है विदाउट हार्मिंग और बेनिफिटिंग द ट्री. सो मैंगो ट्री इज न्यूट्रल इन दिस केस, जबकि ऑर्किड को फायदा हो रहा है. सो ऑर्किड प्लांट गेट्स अ पॉजिटिव साइन और तो ये पॉजिटिव इंटरैक्शन हो जाता है हमारे पास. सो ये था हमारे पास अबाउट म्यूचुअलिज्म एंड कॉमेंसालिज्म. सो एंड दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास. इन एन एक्वेरियम 2 herbivorous species of fish are living together and feeding on phytoplanktons. एक एक्वेरियम है, 2 herbivorous species of fish हैं और वो दोनों साथ में रह रही हैं feeding on phytoplanktons. As per the Gauss's principle, one of the species is to be eliminated
in due course of time, but both are surviving well in the aquarium. Give possible reasons. तो गौसे ने कहा था कि अगर दो स्पीसीज किसी सेम चीज के लिए compete कर रही हैं तो एक को तो क्या होना पड़ेगा, एलिमिनेट होना पड़ेगा इन शॉर्ट कोर्स ऑफ टाइम, बट दोनों जो है सरवाइव कर रही हैं वेल इन द एक्वेरियम। तो हमें पॉसिबल रीजन बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो गॉसेस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, closely related species which compete for the same resources cannot coexist indefinitely in a niche। तो गॉसे ने क्या बोला था, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, अपने कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में, कि अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं जो कि compete करती हैं फॉर द सेम रिसोर्सेज, इन दिस केस दो हर्बीवोरस फिशेज हैं वो, और वो compete कर रही हैं किसके लिए, फॉर फाइटोप्लैंक्टन्स। तो क्या होता है, उसमें से ये जो गॉसे का कहना था कि ये दोनों कैनॉट कोएग्जिस्ट इनडेफिनिटली एक पर्टिकुलर नीश में, ठीक है। तो सुपीरियर स्पीशीज विल आउटग्रो और एलिमिनेट द इंफीरियर स्पीशीज। तो गॉसे का मानना था कि इन दोनों हर्बीवोरस स्पीशीज में से जो सुपीरियर हर्बीवोरस स्पीशीज है वो डोमिनेट करेगा और वो दूसरे को एलिमिनेट कर देगा, पर फिर भी दोनों आराम से सरवाइव कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? सो रीजंस बिहाइंड द सर्वाइवल, सो पॉसिबल रीजंस नीचे दिए हुए हैं, दैट दोज आर, पहला तो हो सकता है कि देयर इज अबंडेंस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, कि फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ज्यादा है। द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज ट्रू ओनली इफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पहला क्राइटेरिया ही था कि रिसोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए, तभी क्या होगा, जो सुपीरियर स्पीशीज है वो दूसरे को एलिमिनेट करेगी या आउटग्रो करेगी। पर ऐसा हो सकता है कि देयर इज अबंडेंस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, तो उनको ज्यादा कंपटीशन ही ना करना पड़ रहा हो, तो दोनों को अबंडेंट अमाउंट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन मिल रहा हो। So there may be a possibility where the phytoplanktons present in the aquarium are quite abundant to support the food requirements of both the species of fish। यानी जितने भी fishes हैं उनकी food requirements अच्छे से fulfill हो रही हैं। So दोनों में competition होने का तो कोई कारण ही नहीं बचा। So competition होने का कारण नहीं है। So ये एक फैक्टर हो सकता है कि दोनों फिशेस क्यों इन हार्मनी सरवाइव कर रही हैं। देन रिसोर्स पार्टीशनिंग, तो क्या होता है, जो स्पीशीज जो फेसिंग कंपटीशन है दे कैन इवॉल्व टू कोएग्जिस्ट रादर देन टू कम्पीट। तो क्या हो सकता है, कैसे इवोल्यूशन हो सकता है जिससे वो दोनों फिशेस एक दूसरे को इवॉल्व कर लें कि वो कम्पीट ना करें बल्कि कोएग्जिस्ट करें। So they may be feeding on different species of phytoplanktons। तो अगर स्पीशीज ए है तो उसने अपना फाइटोप्लैंक्टन चूज कर लिया कि वो इसी पे जाके फीड करेंगे, और स्पीशीज बी ने अपना चूज कर लिया। सो दोनों अलग अलग जा रहे हैं, तो कंपटीशन कहाँ से होगा? सो या तो डिफरेंट स्पीशीज चूज कर लें या डिफरेंट टाइम्स चूज कर लें कि इस टाइम पे ये फीड करेगा और दूसरे टाइम पे ये फीड करेगा। तो उन्होंने हो सकता है रिसोर्स पार्टीशनिंग कर ली हो, जिसके वजह से वो आराम से इस एक्वेरियम में सरवाइव कर रहे हैं, जबकि उनमें से एक को एलिमिनेट हो जाना चाहिए था अभी तक। सो ये रीजन हो सकता है उनके सर्वाइवल के लिए। सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। तो एंडोपैरासाइट्स के पास इट द होस्ट, तो सबसे पहले होगा लॉस सेंस ऑर्गन्स। ये जो है, जो टेपवर्म्स है जो हमारे बॉडी में रहते हैं, इनको ये अपने सेंस उन्हीं के सर्वाइव कर हैं। देन क्या होता है के पास एडहेसिव ऑर्गन टेपवर्म्स एंड लिवर। देन नेक्स्ट क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ अ थिक क्यूटिकल। सो जो एंडोपैरासाइट है उनमें थिक रेजिस्टेंट क्यूटिकल होता है टू प्रिवेंट द होस्ट्स डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग इट। देन इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता क्योंकि ये ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम होस्ट को रिसीव करते हैं, तो इन्हें क्यों चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम। देन
उनकी हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, so that they can produce many progenies to ensure survival and propagation. For example, Ascaris जो है 2 लाख eggs per day प्रोड्यूस करता है. जितने ज्यादा पैरासाइट प्रोड्यूस होंगे उतना ज्यादा सर्वाइवल एंड प्रोपेगेशन होगा इनसाइड द होस्ट्स बॉडी. तो ये था कि एंडोपैरासाइट्स ने क्या क्या अडेप्टेशंस किए हैं ताकि वो जो होस्ट के अंदर है सर्वाइव कर सके. देन व्हाट अबाउट एक्टोपैरासाइट्स. तो एक्टोपैरासाइट्स में क्या होता है, प्रेजेंस of Hostoria. So parasitic plants जैसे कि Cuscuta, they have parasitic roots called Hostoria that invade the conducting tissue of the host plant to derive nutrition. Then presence of specialized mouth parts हो सकता है, जैसे हमारे पास ticks and lice के पास feeding parts होता है that can penetrate the epidermis of the host to feed on the blood. तो डिपेंड करेगा कि एक्टोपैरासाइट है या एंडोपैरासाइट, और उस पर डिपेंड करेगा कि क्या अडेप्टेशंस चाहिए अंदर रहने के लिए और बाहर किसी ऑर्गेनिज्म से अटैच होके रहने के लिए. सो दिस वाज अबाउट अडेप्टेशंस ऑफ एंडोपैरासाइट्स एंड एक्टोपैरासाइट्स. एंड क्वेश्चन नंबर 8 था ये हमारे पास. देन नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ. Do you agree that regional and local variations exist within each biome? Substantiate your answer with suitable example. So, आपको क्या लगता है कि रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस होते हैं हर बायोम के अंदर? तो जो हमारे पास जो बायोम है दैट इज अ लार्ज geographical area delimited by specific climatic zones. So both organic and inorganic components are similar in particular types of biomes. लेकिन फिर भी जो regional and local variations होता ही है हर biome के अंदर. So भले ही हमारे पास specific climatic zones हैं, organic and inorganic components भी same है, पर फिर भी regional and local variations will exist within a biome. So what are the reasons for variations in a biome? So as the sun rays fall directly over the tropics and obliquely over the temperate and polar regions, different precipitation leads to the production of different biomes like deserts, coniferous forest, alpine tundra. So variations in the physico-chemical factors like sunlight, temperature, soil, pH, humidity affect the formation of वेरियस हैबिटेट्स विद इन अ बायोम. तो सबसे पहले क्या हुआ कि पहले तो मेजर रीजन्स जो हैं वो डिपेंड करता है कि कितना सनलाइट मिल रहा है, कितना रेनफॉल मिल रहा है. तो उससे ट्रॉपिकल रीजन्स, टेम्परेट रीजन्स एंड पोलर रीजन्स फॉर्म होते हैं. अब इनके अंदर भी डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, सॉइल, पीएच एंड ह्यूमिडिटी के वजह से वेरियस हैबिटेट्स बनते हैं विद इन अ बायोम. So examples of variations in a grassland biome. तो अगर आप grassland biome को देखें तो they are usually found in the interiors of the continents, and these biomes have seasonal variations consisting of hot summers and cold winters. Precipitation also varies depending on the seasons. Tall grass prairie found in the areas receiving higher precipitation. These areas show better biodiversity of grasses and shrubs, जबकि short grass prairies and arid grasslands are found in areas receiving lower precipitation within the biome. तो अगर हम एक grassland biome को consider करते हैं तो grassland biome में भी अगर हमारे पास कोई किसी जगह में ज्यादा precipitation हो रहा है तो जो grass है वो tall grass होंगी, जबकि किसी जगह में अगर कम बारिश हो रही है तो वहां पे शॉर्ट ग्रास प्रायरेस या फिर शॉर्ट हमारे पास जो हाइट होगा ग्रास का वो शॉर्ट होगा. सो एक ही ग्रासलैंड में डिपेंड करने लगा ड्यू टू रेनफॉल कि कहाँ टॉल ग्रास उग रही है और कहाँ शॉर्ट ग्रास उग रही है. यानी जो रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस होते हैं वो हर बायोम में देखने को मिलते हैं डिपेंडिंग उस पर्टिकुलर एरिया में कैसे कंडीशंस हैं, कैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वो डिटरमाइन करेगा हमारे पास जो भी उस कंडीशन वहाँ के लोकल और रीजनल कंडीशंस हैं. ठीक है. सो दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 9. नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के. एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग soil salinity. At what concentration does the soil become saline?
कौन सा एलिमेंट है जो सॉइल को नमकीन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड ऑल्सो कौन से कंसंट्रेशन पे जो सॉइल है वो सलाइन हो जाता है। तो हमारे पास जो सॉल्ट कंटेंट ऑफ द सॉइल होता है उसको हम सॉइल सैलिनिटी बोलते हैं, एंड जो सॉइल्स जिनके पास एक्सेस सॉल्ट होता है उन्हें हम सलाइन सॉल्ट बोलते हैं, saline soils बोलते हैं। So what are the causes of soil salinity? So presence of excess salt in the soil के क्या कारण हो सकते हैं कि excessive irrigation हो रहा है and improper drainage हो रहा है, and also excessive use of synthetic fertilizers हो रहा है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो सॉइल सैलिनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सो Na+, Ca2+, Mg2+ एंड Cl-। So sodium, calcium, magnesium and chlorine ions are responsible for soil salinity. तो हम soil salinity को measure कैसे करेंगे? So soil salinity is measured in terms of gram per liter of soil solution or electrical conductivity expressed as in decisiemens per meter. तो या तो हम ग्राम पर लीटर ऑफ सॉइल सॉल्यूशन में ग्राम पर लीटर ऑफ सॉइल सॉल्यूशन मेजर कर लेंगे, या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सप्रेस्ड इन डेसीसीमेंस पर मीटर को हम देख लेंगे। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू के टर्म्स में हम सॉइल सैलिनिटी को डिफाइन करेंगे कि अगर 1 to 4 है तो लेस सलाइन है, 4 to 8 है तो मॉडरेटली सलाइन है, एंड 8 to 16 है तो हाई सलाइन है। सो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दैट इज एक्सप्रेस्ड इन डेसीसीमेंस पर मीटर, हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे सॉइल सैलिनिटी को, और कौन से एलिमेंट्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सॉइल सैलिनिटी। तो वो हमने देख लिया कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड क्लोरीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सॉइल सैलिनिटी। देन क्वेश्चन नंबर 11 पे हम आते हैं। Does light factor affect the distribution of organism? Write a brief note giving suitable examples of either plants or animals. तो क्या लाइट जो है उससे कोई फर्क पड़ता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ पाया जाएगा? एंड ऑल्सो हमें एक ब्रीफ नोट लिखना है गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। सो लाइट एज एन एबायोटिक फैक्टर, तो डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज रिसीव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ लाइट। ये तो हमें पता है कि डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज हैं उनको सेम अमाउंट ऑफ लाइट तो नहीं मिलेगा। हेंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। तो डिपेंडिंग अपॉन लाइट अवेलेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो भी डिफर करता है। तो अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में देखें तो लाइट का क्या फर्क पड़ता है? सो इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, सिंस द बेंथिक जोन डज नॉट रिसीव सनलाइट, the animals present here are adapted to high pressures and they have the property of bioluminescence. So जो बेंथिक जोन्स होते हैं वहां पे बिल्कुल भी सनलाइट नहीं पहुंचती, तो इन ऑर्गेनिजम्स ने खुद को अडेप्ट कर लिया है टू लिव इन हाई प्रेशर्स, एंड ऑल्सो दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। The leaves of floating plants present on the surface of water are wider to capture light. तो जो floating plants होते हैं उनके लीव्स क्या होते हैं, वाइडर होते हैं, ताकि वो क्या कर सके, वो लाइट को कैप्चर कर सके। देन वी कम टू इफेक्ट ऑफ लाइट इन टेम्परेट फॉरेस्ट। सो क्या होता है, इन टेम्परेट फॉरेस्ट लाइट कैन नॉट रीच द प्लांट्स नियर द ग्राउंड ड्यू टू द कैनोपी ऑफ द ट्रीज। Therefore, to overcome this, the understory plants, that is spring beauty, have adapted by rapidly growing, flowering and completing their life cycle early in the spring before the trees in the canopy develop. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो नीचे छोटे हाइट के प्लांट्स हैं उनको उतनी ज्यादा सनलाइट नहीं मिल रही है, तो ये क्या करते हैं, जैसे ही इनका ग्रोइंग सीजन आता है तो ये तुरंत ग्रो कर लेते हैं और फ्लावर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। किसके पहले, कि कैनोपीज ग्रो करने के पहले ये अपना सारा काम कर लेते हैं, ताकि कैनोपीज से जो लाइट फिर इनके पास नहीं आएगी तो इन्हें कोई परेशानी ना हो। Then effect of light on pigmentation. Animals living in the regions of low light intensity, such as caves, have less pigmentation than those animals which are exposed to bright light. So
अगर लो लाइट इंटेंसिटी में रह रहे हैं तो इनके पास लेस पिगमेंटेशन है. Some animals show seasonal color changes. For example, snow hair coat colors change with seasons. तो ये हुआ हमारा इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन पिगमेंटेशन. नाउ इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. Photo response is the response shown by an organism to the change in light. Phototaxis is the locomotor movement of an organism towards or away from the direction of light as seen in euglena. So photo response हो सकता है to the light यानी movement towards or away from the direction of light. Then effect of light on biological rhythms. Many biological activities in an organism are repeated at regular intervals. These are called biological rhythms. Biological rhythms that occur in a time period of 24 hours are circadian rhythms, and those which repeat annually are called circannual rhythms. These are controlled by light. So biological rhythms को भी control करने में light का important role है. सो लाइट तो काफी तरह से अफेक्ट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और हमने हर एक पॉइंट को अच्छे से देखा कि कैसे एक्वाटिक इकोसिस्टम हो गया, बायोलॉजिकल रिदम हो गया, पिगमेंटेशन हो गया, देन हमारे पास टेम्परेट फॉरेस्ट में क्या हो रहा है. सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 11. नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो हमारे पास 10 पूछे हैं, हमें 10 एग्जाम्पल्स देना है. तो सबसे पहले यूरीथर्मल. तो जितना हमने अभी तक पढ़ा है, सो यूरीथर्मल यानी क्या हुआ कि वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स को जो है टॉलरेट कर सकते हैं. सो यूरीथर्मल प्लांट स्पीशीज का एग्जाम्पल है मैंगो. सो मैंगो कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, सो इसको हम यूरीथर्मल बोलते हैं. देन हॉट वाटर स्प्रिंग ऑर्गेनिज्म. तो जो हाई टेम्परेचर्स को सरवाइव कर सकते हैं जैसे हॉट वाटर स्प्रिंग में, और ऑर्गेनिज्म का नाम पूछ रहा है तो वो होते हैं हमारे पास थर्मोफाइल्स. तो इसमें क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं. सो क्यों ये सरवाइव कर पाते हैं? क्योंकि इनके पास हीट रेजिस्टेंट प्रोटीन्स होते हैं. सो इनको हम थर्मोफिलस ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. एन एग्जाम्पल है हमारे पास थर्मस एक्वेटिकस. तो हीट रेजिस्टेंट प्रोटीन्स के वजह से दे कैन सर्वाइव इन सच हॉट टेम्परेचर्स. सो दैट इज यूरीथर्मल हो गया, हॉट वाटर स्प्रिंग ऑर्गेनिज्म. देन एन ऑर्गेनिज्म सीन इन डीप ओशन ट्रेंचेस. तो डीप सी एनिमल्स जो हैं, ओशन ट्रेंचेस आर डिप्रेशंस ऑन द सी फ्लोर and are considered to be the deepest part of the ocean. Organisms seen in deep ocean are adapted to high pressure, जो कि हमने देखा पिछले क्वेश्चन में, and they usually express bioluminescence to be able to see in the dark. For example, jellyfish. तो deep trenches in the ocean में हमें क्या देखने को मिलेगा? Jellyfish देखने को मिलेगा, और ये bioluminescence भी exhibit करेगा. Then an organism seen in composite pit. तो कंपोस्टिंग जो है, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सच एज लीव्स एंड फूड इनटू फर्टिलाइजर्स. डेट्रीवोरस एंड डिकम्पोजर्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग. सो एक ऐसा एग्जांपल है हमारे पास अर्थवॉर्म, जो कंपोस्टिंग एंड में हेल्प करता है, एंड डेट्रीवोरस होता है. देन अ पैरासिटिक एंजियोस्पर्म. तो हमें पता है पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो या तो अंदर या बाहर रहते हैं फॉर डिराइविंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट. तो पैरासिटिक एंजियोस्पर्म हमने पढ़ा था कुछ एक क्वेश्चन में कि कस्क्यूटा जो है वो दूसरे प्लांट्स पे रह के न्यूट्रिशन को डिराइव करता है. सो इट इज अ पैरासिटिक एंजियोस्पर्म. नाउ वी हैव टू नेम अ स्टीनोथर्मल प्लांट स्पीशीज. एक ऐसा प्लांट स्पीशीज जो कि सिर्फ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर्स को टॉलरेट कर सकता है. तो ऐसा है हमारे पास कोनिफर्स, जो कि हमारा सिर्फ कोल्ड एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है और कहीं हमें देखने को नहीं मिलेगा. सो दैट इज कोनिफर्स. देन अ सॉइल ऑर्गेनिज्म. सो सॉइल ऑर्गेनिज्म्स आर यूजुअली इन्वॉल्व्ड इन न्यूट्रिएंट recycling. Some of them can form symbiotic relationships with roots of higher plants. So तो सॉइल ऑर्गेनिज्म में हम बैक्टीरिया कंसिडर कर सकते हैं कि दे लिव इन द सॉइल. Then a benthic animal, organisms that live on the ocean floor, sometimes being even permanently attached to the bottom of the ocean floor. इनको हम benthic animals बोलते हैं. So benthic animals जो permanently attached होते हैं to the ocean floor. One example is sponges.
देन एंटीफ्रीज कंपाउंड सीन इन अंटार्कटिक फिश. सो एंटीफ्रीज कंपाउंड जो है दे हेल्प ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव in temperatures below the freezing point of water. So antifreeze glycoproteins जो हैं they are antifreeze compounds जो कि अंटार्कटिक फिश में देखने को मिलते हैं and they help these organisms to live in extremely cold water. So these are antifreeze glycoproteins. ठीक है. Then an organisms which can conform. What is conformers? So organisms which cannot maintain their constant internal body temperatures and osmotic balances are known as conformers. So organisms which can conform, which cannot maintain its internal body temperature and osmotic balance. तो ऐसा एक organism का example हमें देना है. So that is frog. ठीक है. तो हमने सारे स्पीशीज के एक एक एग्जाम्पल दे दिए जो भी इन्होंने हमसे पूछा. सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 12. और इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं इस चैप्टर के. तो हमने इस चैप्टर में काफी कुछ नया सीखा और ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि हमें पता चलता है कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चल रहा है, विच इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग. और ये बहुत इजी भी है एक तरह से कि हमें कुछ चीजें याद रखनी है, कुछ यानी जितना भी एग्जामिनर चाहे इससे आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस दे ही नहीं सकता क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं. सो दे विल आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस और अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं. सो मैं यही कहूंगी कि जो इजी चैप्टर्स होते हैं उनको कभी भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए बिकॉज वो डायरेक्टली आपके लिए मार्क्स फेच करते हैं. सो इसी के साथ हम आज का सेशन यही खत्म करते हैं. ऐसे ही पढ़ते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.